रेणुका सचिन से नफरत क्यों करती थी? 30 साल बाद सामने आया चौंकाने वाला सच। सचिन देशमुख एक बेटा, एक सच और एक मां का अधूरा दिल। पूरा सच जानने के लिए वीडियो अंत तक देखें। दोपहर का वक्त था। घर में अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। देशमुख निवास की दीवारें जैसे किसी अनकहे बोझ को अपने भीतर समेटे खड़ी थी। सायली अकेले ही पूरे घर की सफाई में लगी हुई थी। हाथ में कपड़ा, चेहरे पर थकान और आंखों में हमेशा की तरह जिम्मेदारियों की परछाई। बाहर धूप अपने पूरे तेवर में थी और कहीं दूर सड़क पर टैक्सी के हॉर्न की आवाज गूंज रही थी, जहां सचिन रोज की तरह अपनी मेहनत से 2 वक्त की रोटी कमाने में लगा हुआ था। घर के अंदर रेणुका की आवाज कभी तेजस के लिए तो कभी आकाश के लिए गूंजती रहती थी। ध्यान से बेटा, ये गरम है। आकाश, बाहर मत जाना, धूप तेज है। हर आवाज में चिंता, हर लहजे में अपनापन। लेकिन यह अपनापन कभी भी सचिन के हिस्से नहीं आया। सायली यह सब रोज देखती थी, महसूस करती थी, पर कह नहीं पाती थी। सफाई करते करते सायली ऊपर वाले हिस्से में पहुंची, जहां परेश का पुराना कमरा था। एक ऐसा कमरा जहां वक्त जैसे ठहर गया हो। दीवारों पर जमी धूल, कोनों में जाले और अलमारी के ऊपर रखा एक पुराना लकड़ी का संदूक। वह संदूक जैसे किसी बीते हुए सच को सीने से लगाए बैठा था। सायली की नजर वहीं टिक गई। दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठी। उसने कुर्सी खिसकाई और संदूक को नीचे उतारने की कोशिश की। संदूक भारी था, जैसे अपने अंदर सालों का बोझ समेटे हो। ढक्कन खोलते ही धूल का गुबार उड़ा। सायली ने खांसते हुए हाथ अंदर डाला। तभी उसकी उंगलियां एक मखमली थैली से टकराईं। थैली खोलते ही कुछ पुरानी, धुंधली तस्वीरें और एक पीला पड़ चुका पत्र सामने आ गया। सायली की सांसें जैसे थम सी गईं। पहली तस्वीर उठाते ही उसका दिल जोर से धड़क उठा। तस्वीर में परेश थे, जवान, मुस्कुराते हुए। उनके पास खड़ी थी एक बेहद खूबसूरत महिला, आंखों में सुकून और चेहरे पर ममता की चमक। वह महिला रेणुका नहीं थी। उसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा था। मासूम आंखें, वही चमक, हूबहू सचिन जैसी। सायली के हाथ कांपने लगे। ये ये कौन है? उसके होठों से बस इतना ही निकल पाया। उसके पैरों तले जमीन खिसकने लगी। जिस नफरत को वह अब तक एक सख्त माँ का स्वभाव समझ रही थी, वह शायद उससे कहीं ज्यादा गहरी थी। कांपते हाथों से उसने वह पत्र खोला। शब्द पुराने थे, लेकिन दर्द बिल्कुल ताजा। पत्र में लिखा था कि सचिन परेश की पहली पत्नी सुधा का बेटा है। सुधा, एक नाम जो इस घर में कभी लिया नहीं गया। सुधा की मौत के बाद परेश पूरी तरह टूट गए थे। छोटे से बच्चे सचिन के लिए उन्हें एक सहारे की जरूरत थी। उसी दौर में रेणुका उनकी जिंदगी में आई। पत्र में आगे लिखा था कि रेणुका ने शादी के लिए एक शर्त रखी थी। वह सचिन को अपनाएगी, पालपोस देगी, लेकिन उसे कभी मां का पूरा हक नहीं देगी। वह अधिकार सिर्फ उसके अपने बच्चों का होगा। सायली की आंखों से आंसू बहने लगे। अब हर बात जुड़ने लगी थी। क्यों सचिन को हमेशा बचा-खुचा खाना मिलता था? क्यों उसके कपड़े पुराने होते थे? क्यों उसके जन्मदिन पर घर में कभी मिठाई नहीं बनती थी? और क्यों तेजस और आकाश की हर खुशी इस घर का त्योहार बन जाती थी? उसी पल सायली को एहसास हुआ कि सचिन का गुस्सा, उसका रूखापन, उसका खुद में सिमटा रहना, ये सब किसी बुरे स्वभाव की निशानी नहीं, बल्कि उस बच्चे की चीख थी जिसे कभी मां की गोद नसीब नहीं हुई। सायली पत्र को सीने से लगाए वहीं बैठ गई। मन में उथल-पुथल मची थी। क्या मुझे सचिन को ये सच बताना चाहिए? एक तरफ उसका हक था, दूसरी तरफ उसका टूटता हुआ दिल। तभी बाहर से कदमों की आहट आई। रेणुका। सायली संभल भी नहीं पाई थी कि रेणुका कमरे में आ गई। उसकी नजर सीधे खुले संदूक और सायली के हाथ में पकड़ी तस्वीर पर जा टिकी। पल भर में उसके चेहरे का रंग उड़ गया। आंखों में डर और गुस्सा एक साथ उमड़ आया। ये तुम क्या कर रही हो? रेणुका की आवाज कांप रही थी। सायली खड़ी हो गई। मैं सिर्फ सफाई कर रही थी, उसने धीमे लेकिन स्थिर स्वर में कहा। रेणुका झपट पड़ी। मेरी चीजों में हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई? वह पत्र छीनने की कोशिश करने लगी। कमरे में अजीब सा सन्नाटा छा गया।
जैसे किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी। साइली ने पहली बार पीछे हटने से इनकार कर दिया। उसने रेणुका की आंखों में आंखें डालकर कहा, एक मासूम बच्चे के साथ इतना बड़ा अन्याय कैसे कर सकती हैं आप? रेणुका ठिठक गई। यह सवाल उसके अहंकार पर चोट कर गया। गुस्से में उसकी आवाज और तेज हो गई, क्योंकि वो बच्चा मेरी हार की निशानी था। वो उस औरत की याद दिलाता था जिसने मेरे आने से पहले परेश की जिंदगी में जगह बना ली थी। उसके शब्द जहर की तरह कमरे में फैल गए। मैंने उसे कभी अपना नहीं माना। मैंने बस इतना किया कि उसे घर में रहने दिया। इसी बीच बाहर टैक्सी के रुकने की आवाज आई। सचिन आ गया था, थका हुआ, पसीने से तर, लेकिन रोज की तरह चुपचाप। वह कमरे में दाखिल हुआ तो माहौल का बोझ उसके कंधों पर आ गिरा। साइली रो रही थी, रेणुका गुस्से से कांप रही थी। क्या हुआ? सचिन ने पूछा। रेणुका ने तुरंत पलटवार किया। इसने मेरी चीजों में हाथ डाला, पुराने जख्म कुरेद दिए। लेकिन साइली अब रुकने वाली नहीं थी। उसने सचिन की ओर तस्वीर बढ़ा दी। ये देखो। सचिन ने तस्वीर देखी। पल भर में उसकी आंखों के सामने अजीब सी तस्वीरें घूमने लगी। एक चेहरा जो रेणुका से अलग था, एक गोद जिसमें सुकून था। उसकी उंगलियां कांपने लगी। तस्वीर हाथ से फिसलकर नीचे गिर गई। ये कौन है? उसकी आवाज टूट रही थी। उसकी नजर परेश पर गई, जो सिर झुकाए खड़े थे। उनकी खामोशी ही सचिन के लिए सबसे बड़ा जवाब बन गई। तो क्या मेरी मां? सचिन की आवाज गूंज उठी। रेणुका ने तंज कसते हुए कहा, खुश रहो, तुम्हें अनाथालय नहीं छोड़ा। वह शब्द सचिन के दिल को चीर गए। उसका मौन पूरे घर में गूंजने लगा। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन चेहरे पर गुस्सा था। उस पल सचिन समझ गया कि उसकी पूरी जिंदगी एक झूठ पर टिकी थी, और यह झूठ अब उसके सामने खड़ा था, उसकी सांसें रोकता हुआ। यह तो बस शुरुआत थी। आगे क्या होगा, ये जानने के लिए जुड़े रहिए। सचिन देशमुख जब सच सामने आया तो रिश्तों की नींव ही हिल गई। इस कहानी का अंत नहीं, असली शुरुआत देखने के लिए वीडियो अंत तक देखें। हाँ, यही वो कड़वा सच था जिसे इस घर की दिखावटी सुख शांति के लिए बरसों से दफन कर दिया गया था। कमरे की हवा बोझिल हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे हर दीवार, हर कोना उस सच का गवाह हो जो अब बाहर आ चुका था। लेकिन रेणुका का जहर उगलना अभी रुका नहीं था। उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था, सिर्फ खुद को सही साबित करने की जिद थी। रेणुका ने कड़वे स्वर में कहा, तुम सब भूल रहे हो कि मैंने इस लड़के को पाला है। कितने अरमानों की बलि दी है मैंने। एक सौतेली माँ होकर जो किया है, वो कोई और औरत नहीं करती। उसके शब्द ऐसे थे जैसे वह कोई एहसान गिना रही हो, कोई हिसाब किताब सुना रही हो। लेकिन साइली, जो सचिन की आंखों में उमड़ते दर्द का समंदर साफ देख पा रही थी, अब चुप नहीं रह सकी। उसने रेणुका की बात बीच में ही काट दी। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं, सच्चाई की ताकत थी। पालना सिर्फ पेट भरना नहीं होता। पालना मतलब होता है बच्चे को इज्जत देना, सुरक्षा देना, अपनापन देना। आपने सचिन को सिर्फ एहसान के नीचे दबाकर रखा। उसका बचपन, उसकी हंसी, उसकी खुशियां, सब छीन ली आपने। रेणुका सन्न रह गई। शायद पहली बार किसी ने उसके चेहरे पर आईना रख दिया था। तभी कमरे में तेज कदमों की आवाज आई। तेजस और आकाश वहां पहुंच चुके थे। माहौल की गंभीरता को समझते ही तेजस तुरंत अपनी मां के पक्ष में खड़ा हो गया। ये सब बेवजह का ड्रामा है, उसने ऊंची आवाज में कहा। सचिन ही हमेशा घर में तमाशा करता है, हर बात का बतंगड़ बनाता है। तेजस के शब्द सचिन के भीतर कुछ तोड़ गए। बरसों का दबा हुआ दर्द अब उबाल मार चुका था। सचिन का गुस्सा उस मुकाम पर पहुंच गया था जहां से लौटना मुमकिन नहीं होता। उसने तेजस को जोर से धक्का दिया। तेजस लड़खड़ाकर पीछे हट गया। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। सचिन सीधे परेश के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें लाल थी, आवाज कांप रही थी, लेकिन सवाल सीधा था। जब मेरी मां मर गई थी, तो आपने मुझे अनाथालय में क्यों नहीं छोड़ दिया? कम से कम वहां रोज ये तो नहीं सुनना पड़ता कि मैं बोझ हूं। परेश की आंखों से आंसू बहने लगे।
उनके कंधे झुक गए। लड़खड़ाती आवाज में उन्होंने उस रात का जिक्र किया जो आज भी उनके दिल में जिंदा थी। सुधा आखिरी सांस ले रही थी। उसने तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में दिया था, कहा था मेरे बच्चे का ख्याल रखना। मैं टूट गया था सचिन। मुझे डर था कि बिना माँ के तुम्हारी जिंदगी अंधेरे में डूब जाएगी, इसलिए रेणुका से शादी की। लेकिन मुझे क्या पता था कि जिसे मैं तुम्हारी माँ बनाकर लाया वही तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा अंधेरा बन जाएगी। रेणुका का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसकी आंखों में आग थी। अगर मैं इतनी ही बुरी थी, वह चीखी, तो 30 साल तक चुप क्यों रहे? अब क्यों सच बोल रहे हो? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। इसी बीच सचिन उस पुराने संदूक की तरफ बढ़ा। उसके हाथ अब कांप नहीं रहे थे, बल्कि एक अजीब सी दृढ़ता थी। उसने एक एक कर उन चीजों को निकालना शुरू किया जिन्हें रेणुका कबाड़ समझकर छिपा चुकी थी। एक छोटा सा खिलौना, थोड़ा घिसा हुआ, और एक हाथ से बुना हुआ स्वेटर। शायद सुधा ने अपने आखिरी दिनों में उसे अपने बेटे के लिए बनाया होगा। जैसे ही सचिन ने उस स्वेटर को छुआ, उसका सब्र टूट गया। वह फूट फूट कर रो पड़ा। यह रोना सिर्फ दुख का नहीं था, यह उस इंसान का रोना था जिसने अपनी पूरी जिंदगी एक झूठे रिश्ते को निभाने में गुजार दी थी। सायली चुपचाप आगे बढ़ी। उसने सचिन का हाथ थाम लिया। उसकी आंखों में भी आंसू थे, लेकिन हाथ में हिम्मत। अब तुम अकेले नहीं हो, उसके स्पर्श में यही संदेश था। लेकिन सचिन अब उस छत के नीचे एक पल भी नहीं रुकना चाहता था। उसने अपनी टैक्सी की चाबियां उठाईं और बिना पीछे देखे बाहर की ओर बढ़ गया। पीछे से रेणुका की कड़वी आवाज आई, इस घर का नमक हराम मत बनना। सचिन ठिठका, धीरे से मुड़ा, अपनी जेब से उस दिन की कमाई के सारे पैसे निकाले और जमीन पर फेंक दिए। आज से मेरा इस घर से कोई रिश्ता नहीं, उसने ठंडे स्वर में कहा। सायली ने भी बिना एक पल सोचे अपना बैग उठाया और सचिन के पीछे चल पड़ी। परेश ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, हाथ जोड़कर मिन्नतें की, लेकिन सचिन के कानों में अब सिर्फ बचपन के वो ताने गूंज रहे थे जो उसे हर दिन सुनने पड़े थे। तेजस और आकाश खामोश खड़े रहे। तेजस के चेहरे पर डर था और आकाश की आंखों में अपनी माँ के लिए पहली बार साफ नफरत झलक रही थी। सायली और सचिन का घर छोड़ना देशमुख परिवार के अंत की शुरुआत बन गया। रात गहरी हो चुकी थी। सचिन बदहवास सा टैक्सी चला रहा था। सड़कें सुनसान थी और उसकी आंखें बार बार उस तस्वीर पर टिक जाती थी जिसमें उसकी असली माँ सुधा मुस्कुरा रही थी। उसे अब समझ आने लगा था कि उसकी ईमानदारी, उसकी मेहनत, उसका स्वाभिमान, ये सब रेणुका की देन नहीं, बल्कि सुधा के संस्कार थे। घर में सन्नाटा पसरा था। परेश एक कुर्सी पर बुत बने बैठे थे। आंसू सूख चुके थे, सिर्फ पछतावा बाकी था। रेणुका अब भी सफाई दे रही थी, लेकिन उसके लहजे में डर साफ था। उसे डर इस बात का नहीं था कि सचिन चला गया, बल्कि इस बात का था कि अगर सचिन ने अपनी असली माँ के परिवार का सच जान लिया तो उसके छिपाए हुए राज बाहर आ जाएंगे। तेजस परेशान था कि अब घर का खर्च कैसे चलेगा, क्योंकि असल में घर की रीढ़ सचिन की मेहनत थी। आकाश ने पहली बार अपनी माँ को झिड़का। आज तुमने एक बेटे को नहीं, इस घर की आत्मा को बाहर निकाल दिया, उसने कहा। इधर सड़कों पर भटकती टैक्सी आखिर एक मंदिर के पास रुकी। सायली ने बिना कुछ कहे सचिन को सीढ़ियों पर बिठाया। वहां की शांति में सचिन का सब्र टूट गया। वह सायली के कंधे पर सिर रखकर बच्चों की तरह बिलक पड़ा। मुझे अपनी माँ का चेहरा भी ठीक से याद नहीं, वह बार बार कह रहा था, और जिसे माँ माना, उसने मुझे कभी अपना नहीं माना। सायली ने उसका सिर सहलाया। शब्द नहीं थे उसके पास, सिर्फ साथ था। अगली सुबह सूरज की किरणें टैक्सी के शीशे से टकराईं। सचिन की आंखों में अब हार नहीं थी, बल्कि एक नई चमक थी। वह अपनी जड़ों तक पहुंचना चाहता था। सायली ने वही मखमली थैली खोली। उसमें एक छोटी सी डायरी थी। पहली बार उसने उसे सचिन को दिखाया। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था विनायक राव, सुधा के पिता, सचिन के नाना। आगे के पन्नों में सुधा की अधूरी ख्वाहिशें थी और एक डर,
कि उसके जाने के बाद उसके बच्चे का क्या होगा। सचिन ने डायरी को सीने से लगा लिया। अब उसकी लड़ाई शुरू हो चुकी थी, अपनी पहचान के लिए, अपने हक के लिए और उस माँ के नाम के लिए जिसे उसने कभी ठीक से पुकारा भी नहीं। सचिन देशमुख, जब सच ने रास्ता दिखाया और उम्मीद ने उड़ान भरी। इस सफर का हर मोड़ देखने के लिए वीडियो अंत तक देखिए। जब सायली ने डायरी के आखिरी पन्ने की बात सचिन को बताई तो पहली बार उसके भीतर कुछ टूटा नहीं बल्कि जुड़ा। बरसों बाद उसके दिल में एक उम्मीद ने जन्म लिया। वह उम्मीद जो उसकी माँ से जुड़ी थी, उसकी जड़ों से जुड़ी थी। उस पन्ने पर लिखा पता धुंधला था, जैसे वक्त ने जानबूझकर उसे छिपाने की कोशिश की हो, लेकिन सचिन के लिए वह पता अब उसकी मंजिल बन चुका था। शहर से बहुत दूर एक छोटा सा गांव, नाम भी ऐसा जो उसने पहले कभी नहीं सुना था। सायली ने बिना देर किए टैक्सी की चाबी उठाई। सचिन ने इंजन स्टार्ट किया, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। यह कोई आम सफर नहीं था। यह सफर उसे उस अतीत की ओर ले जा रहा था जिसे उससे छीन लिया गया था। रास्ते भर सचिन खामोश था, कभी खिड़की से बाहर देखता, कभी डायरी को। उसके मन में सवालों की भीड़ थी। क्या नाना नानी उसे पहचानेंगे? क्या उन्हें पता था कि उनकी बेटी सुधा के साथ क्या हुआ? क्या उन्होंने कभी उसे ढूंढने की कोशिश की? सायली बीच बीच में उसकी तरफ देखती। वह जानती थी इस चुप्पी के पीछे कितना शोर है। उसने धीरे से कहा, जो भी होगा हम मिलकर सामना करेंगे। सचिन ने सिर हिलाया, जैसे खुद को संभाल रहा हो। इस सफर में एक और सच धीरे धीरे साफ हो रहा था। परेश ने कभी सचिन को उसके ननिहाल के बारे में सच नहीं बताया था। हमेशा यही कहा गया कि सुधा के घरवाले मर चुके हैं या उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया है। लेकिन डायरी कुछ और ही कहानी सुना रही थी। सुधा के पिता विनायक राव गांव के इज्जतदार आदमी थे। उन्होंने अपनी बेटी की शादी पूरे सम्मान और धूमधाम से की थी। लेकिन बाद में आर्थिक तंगी और फिर रेणुका का हस्तक्षेप, इन सब ने उस रिश्ते को भीतर से खोखला कर दिया। जैसे जैसे टैक्सी गांव के करीब पहुंच रही थी, सचिन की धड़कनें तेज होती जा रही थी। कच्ची सड़कें, खेतों की खुशबू और दूर दिखती एक पुरानी हवेली। सचिन की नजर उसी पर टिक गई। यही है, उसके मुंह से अनायास निकल गया। टैक्सी रुकते ही वह नीचे उतरा और जमीन को छूकर माथे से लगा लिया। उसकी आंखें भर आईं। मान, मैं आ गया। इधर शहर में रेणुका बेचैन थी। उसे जैसे अंदर से डर लग रहा था। उसने चुपके से तेजस को सचिन के पीछे भेज दिया। उसे डर था कि अगर सचिन ने सुधा के परिवार तक पहुंच बना ली तो वे सारे राज बाहर आ जाएंगे जिन्हें उसने सालों से दबा रखा था। तेजस मन से जाना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी थी। उसे भी डर था, घर कैसे चलेगा अगर सचिन सच में वापस नहीं आया तो? आकाश पहली बार खुलकर अपनी मां के खिलाफ खड़ा हुआ। आज आपने सिर्फ सचिन को नहीं निकाला, उसने कहा, आपने इस घर की आत्मा निकाल दी। गांव में सायली और सचिन ने सबसे पहले पटवारी से मुलाकात की। पुराने कागजात निकाले गए। सुधा के नाम की जमीन, हवेली का हिस्सा और कुछ दस्तावेज, सब कुछ मौजूद था। यह साफ हो गया कि शहर में देशमुख निवास का आधा हिस्सा असल में सुधा का था, जिसे बाद में चालाकी और फर्जी कागजों से रेणुका ने अपने नाम करवा लिया था। सचिन का गुस्सा अब प्रतिशोध में बदलने लगा था। उसने हवेली की मिट्टी अपने माथे से लगाई और कसम खाई कि वह अपनी मां के अपमान और अपने छीने हुए बचपन का हिसाब जरूर लेगा। लेकिन सायली ने उसका हाथ थाम लिया। ये लड़ाई गुस्से से नहीं जीती जाती, उसने समझाया, दिमाग से लड़ी जाती है। वापसी का सफर चुपचाप था, लेकिन इस बार चुप्पी में डर नहीं, तैयारी थी। शहर पहुंचते ही वे सीधे वकील के पास गए। सचिन अब उस घर में बेटे की तरह नहीं, हकदार की तरह लौटना चाहता था। उधर देशमुख निवास में रेणुका खुद को विजेता समझ रही थी। उसे लग रहा था कि सचिन चला गया और अब सब कुछ उसके बेटों का है। परेश गिलास पर गिलास खाली कर रहे थे, अपराध बोध से भागने की कोशिश में। तभी दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। दरवाजा खुला तो सामने सचिन, सायली, पुलिस और एक लीगल नोटिस। रेणुका के चेहरे का रंग उड़ गया।
वकील ने शांत लेकिन सख्त आवाज में बताया कि वसीयत के अनुसार इस घर का असली हकदार सचिन है। उस पल सचिन ने रेणुका की आंखों में वही डर देखा जो उसने सालों तक खुद महसूस किया था। लेकिन उसके चेहरे पर कोई बदले की मुस्कान नहीं थी, सिर्फ ठहराव था। उसने रेणुका से कहा कि वह उस कमरे से बाहर निकल जाए जो कभी उसकी माँ का था। मैं आपको घर से नहीं निकालूंगा, सचिन ने कहा, क्योंकि मैं आपके जैसा नहीं बनना चाहता। लेकिन अब इस घर के नियम बदलेंगे। तेजस ने विरोध किया, लेकिन सचिन ने उसके सामने उसके पुराने कर्ज और चोरी की लिस्ट रख दी। उसकी आवाज वहीं दब गई। परेश ने सचिन को इस रूप में देखा तो उनकी आंखों में गर्व और डर दोनों थे। सचिन ने उनसे कहा, पिता होने के नाते मैं आपका सम्मान करूंगा, लेकिन उस पति का नहीं जिसने मुझे मेरी माँ से दूर रखा। परेश की खामोशी ही उनकी सजा बन गई। घर का सबसे बड़ा कमरा खाली कराया गया। वहां सुधा की एक बड़ी तस्वीर लगाई गई। उस तस्वीर के सामने खड़ी रेणुका की रूह कांप गई। अब न उसके पास अधिकार था, न आवाज। सायली ने घर की जिम्मेदारी संभाली, लेकिन उसका तरीका अलग था। नियम बने, सबके लिए बराबर। तेजस और आकाश को भी अब काम करना था। ऐश खत्म हो चुकी थी। सबसे भावनात्मक पल तब आया जब सायली ने मखमली थैली की आखिरी चीज निकाली, सुधा की अधूरी चिट्ठी। सचिन ने कांपती आवाज में उसे पढ़ा। सुधा ने लिखा था कि वह जानती है परेश दोबारा शादी करेंगे और आने वाली औरत से बस एक ही दुआ मांगी थी, मेरे बेटे को वह प्यार देना जो मैं नहीं दे पाऊंगी। पूरा घर सन्नाटे में डूब गया। रेणुका की आंखें झुक गईं। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसने सिर्फ एक बच्चे से नहीं, बल्कि एक मरती हुई माँ की आखिरी इच्छा से धोखा किया था। सायली ने उसकी आंखों में देखकर कहा, जिस ममता को आप कमजोरी समझती रहीं, उसी ने आज आपको हरा दिया। रेणुका बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई। उसे घर से नहीं निकाला गया, क्योंकि सचिन जानता था कि सुधा की तस्वीर के सामने हर दिन जीना ही उसकी सबसे बड़ी सजा है। आखिरी दृश्य में सचिन और सायली टैक्सी में बैठे हैं, एक नई मंजिल की ओर। सायली मुस्कुराकर उसे देखती है और सचिन के चेहरे पर पहली बार एक सच्ची शांति है। उड़ने की आशा अब नफरत से नहीं, उम्मीद से उड़ान भर रही है। अगर आपको उड़ने की आशा की यह भावनात्मक कहानी पसंद आई हो, सचिन और सायली का संघर्ष आपके दिल को छू गया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही दमदार और दिल से जुड़ी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपको इस एपिसोड का कौन सा पल सबसे ज्यादा भावुक लगा, कमेंट में जरूर बताइए। आपके हर कमेंट से हमें अगली कहानी और भी बेहतर बनाने की प्रेरणा मिलती है।